दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, परीक्षा मंथन के ऊपर हम कुछ वीडियोस बना रहे हैं। ये वीडियो दूसरा पार्ट है इसका। एक पार्ट ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। इसमें परीक्षा मंथन के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसको हम समराइज़ करके छोटे लेवल पे छोटे चीज़ों करके समराइज़ करके आपको देने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको जो मेन चीज़ें वो याद हो जाएँ। आपको किताब आप मार्केट से ज़रूर खरीदिएगा। किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझसे बाई चांस कोई चीज़ मिस हो जाती है तो किताब पढ़ के आप वो चीज़ कवर कर सकते हो, तो किताब ज़रूर खरीद लेना, ठीक है। बाकी फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आप उसको पढ़ लीजिएगा। सेकंड पार्ट लेकर आए हैं आपको। देखिए, इसमें राष्ट्रीय नेशनल इश्यूज़ के ऊपर जो पहला परीक्षा मंथन का जो पहला हिस्सा आता है वो नेशनल इश्यूज़ होता है, यानी राष्ट्रीय जो मुद्दे होते हैं उसके ऊपर आता है। तो उसमें भी कम से कम 20-25 पन्ने होते हैं। तो एक साथ तो पॉसिबल नहीं होता कि 20-25 पन्ने को का सबका वीडियो बना के सबको एक्सप्लेन कर सकें। तो उसी को अभी चल रहा है, राष्ट्रीय मुद्दे ही चल रहे हैं। पहला पार्ट भी राष्ट्रीय मुद्दे के ऊपर था ये। तो लखनऊ डिक्लेरेशन है, लखनऊ घोषणा पत्र जो बना वो राष्ट्रीय मुद्दे से आता है। ये 6 फरवरी 2020 में उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है वहाँ पर इंडिया और अफ्रीका के रक्षा मंत्रियों में पहली बार मीटिंग हुई, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट इंडियो अफ्रीकन डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव, IADMC 2020 जी, ठीक है। इसमें यह हुआ कि हम लोग जो डिफेंस को लेकर मिल के काम करेंगे। तो कहाँ पर हुआ? लखनऊ में हुआ। चूँकि डिफेंस कॉरिडोर डिफेंस के ऊपर एक और यहाँ पर डिफेंस एक्सपो जो था वो ऑलरेडी लखनऊ में हो चुका था। तो इसका बस ये एक्सटेंशन कह सकते हैं कि जो लखनऊ डिक्लेरेशन था वो डिफेंस एक्सपो का ही एक्सटेंशन माना गया। इसमें एक उसका पार्टी माना गया, एक हिस्सा माना गया, ठीक है। इसमें सबने साइन किया। जिन कंट्री साइन किया उसमें शांति बनाए रखने के लिए, सुरक्षा है, संघर्ष है, जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है इसको रोकथाम के लिए सब मिलकर प्रयास करने की कोशिश की जा रही है। आजकल आप देख रहे हो कि जो कि टेररिज्म के खिलाफ या जो एक सेपरेटिस्ट जो मूवमेंट चलते हैं उसके खिलाफ मिल के काम करने की बात चल रही है। तो लखनऊ डिक्लेरेशन भी उसी का ही तरह का एक पार्ट है। और इंडिया और अफ्रीका के कई कंट्रीज़ को वो एक तरह से प्लेटफॉर्म देता है, एक तरह से मिलकर आने की कोशिश, मिल के आने के लिए कहता है कि आप मिल के हम सभी समस्याओं को समाधान करते हैं, ठीक है। एज यूजुअल आतंकवाद का मुद्दा इसके अंदर आया कि आतंकवाद के जो भी इश्यूज़ हैं, आतंकवाद को जो भी सपोर्ट करते हैं, जो भी चीज़ें जो हेल्प करती है, तो उसको इनके खिलाफ मिल के लड़ने की बात करता है वो, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है कि ज्वाइंट रक्षा अध्ययन कराएंगे, जो आपका अभ्यास कराएंगे, जैसे कि जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं। इंडिया कई कंट्रीज़ का मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, तो इसमें कहा है कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे, जिससे कि चीज़ों को और बेहतर समझा जा सके, कोऑर्डिनेशन अच्छा बन सके, नई टेक्नोलॉजी, नया टैक्टिक्स, स्ट्रैटेजीज़, इसको समझा जा सके। इंडिया चूँकि कई कंट्रीज़ के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करती है। पहली बात, एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी कंट्री के साथ इंडिया करती है, किस किस के साथ करती है, और उसका नाम क्या क्या है, कहाँ हुआ है, पिछले 1 साल के अंदर कहाँ हुआ है, ये सब आप पढ़िएगा। वैसे परीक्षा मंथन में ये दिया होगा, आगे हम पढ़ेंगे तो ये दिया होगा, लेकिन आप इस पर ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा क्योंकि हर साल ये क्वेश्चन बनते ही बनते हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, लखनऊ घोषणा में शामिल सभी देशों ने अफ्रीका में शांति एवं सुरक्षा के लिए आयोजित अफ्रीकन यूनियन के विज़न का स्वागत किया है। एक अफ्रीकन यूनियन बनने की बात चल रही है, ठीक है, कि सारी कंट्रीज़ जो मिलकर एक संगठित होकर काम करेंगी। तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट चल रहा है जिससे कि अफ्रीका यूनियन का नाम दिया जा रहा है, जिसमें सभी कंट्रीज़ जो अफ्रीका की होंगी वो शांति और सुरक्षा बना के रखेंगी, और इसको सब लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो भारत के क्षेत्र के सभी के लिए सुरक्षा और विकास, सागर यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर के विजन से मेल खाता है। इंडिया का ये कॉन्सेप्ट है। देखिए, अब देखिए, अफ्रीका में तो अफ्रीका यूनियन हो गया, ठीक है, सभी कंट्रीज आपस में मिल करेंगी, लेकिन इंडिया का भी लगभग सेम कॉन्सेप्ट है। खासकर जो आसपास की जो कंट्रीज़ हैं उसके लिए सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, हमारा रीजन यानी कि हमारा जो क्षेत्र है उसमें जो कंट्रीज़ आ रही हैं सब लोग मिल कर रहें, मिल के काम करें। तो इंडिया ने एक नया अपने एक टर्मिनोलॉजी दी है, सागर कहा गया है उसको, और जिसमें कि सभी कंट्रीज़ जो आसपास कंट्रीज़ है उसको हम मिलकर एक दूसरे को उनकी सुरक्षा में हेल्प करेंगे, डिफेंस में हेल्प करेंगे और उनकी प्रोग्रेस में हेल्प करेंगे। तो अफ्रीकन यूनियन अफ्रीका कंट्रीज़ के लिए है, इंडिया का अपना है, सागर है, और ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को एक कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे की तरह ही है ये, ठीक है। तो लखनऊ डिक्लेरेशन आपने समझ लिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछ सकते हैं कि कौन सी कंट्रीज़ के साथ था, किन कंट्रीज़ के साथ था, और क्या किस मुद्दे पर हुआ, तो ये बहुत जाना ज़रूरी था। बाकी टिड्डियों का हमला, बहुत सालों बाद हिंदुस्तान में टिड्डियों का हमला हुआ है, जिसे हम लोकस अटैक कहते हैं। लोकस अटैक इन इंडिया हुआ है, और
इस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया था, इसमें मैंने कहा था कि जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ठीक है, वहाँ पे जो इटेरिया वगैरह कंट्रीज है, ये चीज़ें वहाँ से शुरू होती हैं क्योंकि वहाँ पे गर्म इलाके हैं और ये टिड्डियाँ जो हैं वहाँ पैदा होती हैं। लेकिन जैसे ये बढ़ते हैं आगे, ये मूव करते हैं और पाकिस्तान होते हुए, ईरान होते हुए, पाकिस्तान होते हुए ये इंडिया में एंटर करते हैं। यहाँ पर इनको खाने को ज़्यादा मिलता है। अमूमन देखा जाता था कि जब इंडिया में ये एंटर करते थे तो ये राजस्थान के आसपास ही रहते थे, राजस्थान का जो ड्राई इलाका है वहाँ जाते थे। लेकिन इस बार ये थोड़ा सा इंडिया के अंदर डीप अंदर गए हैं, ये थोड़ा सा गंगा के प्लेन्स की तरफ गए हैं, थोड़ा सा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कंट्रीज़ में, वहाँ स्टेट्स में भी आए हैं ये, ठीक है। तो ये चीज़ें पहली बार हुई हैं। अच्छा, अब ये क्या है, ये जो लोकस होते हैं ये अमूमन अपने एक दिन में अपने वजन का खाना खा लेते हैं। मतलब इतना खाते हैं कि अपने वजन के बराबर खाना खा लेते हैं, तो इतना ज़्यादा डैमेज करते हैं ये। इसको मारने के लिए कुछ केमिकल्स रेकमेंड किया है, लेकिन वो ऑलरेडी बैन है ये ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये पेस्टिसाइड्स बहुत ख़तरनाक होते हैं। लेकिन एक सुपरविज़न के अंदर, एक स्पेशल कंडीशन के अंदर उस केमिकल्स को यूज़ किया जा रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो ये लोकस अटैक इंडिया पे हुआ है, पाकिस्तान में नुकसान पहुँचाए थे, इंडिया में नुकसान पहुँचाया, ठीक है। ये जो होते हैं, इनको जो प्रजाति है वो डेजर्ट लोकस नाम दिया गया है। डेजर्ट मरुस्थलीय टिड्डियाँ, डेजर्ट लोकस्ट, ये और ग्रास ऊपर होता है हमारा, उनका ही प्रजाति का एक तरह से उन्हीं की तरह ही होता है, उनकी प्रजाति का होता है ये, ठीक है। स्पेशल स्टेटस टू नॉर्थ ईस्ट रीजन, स्पेशल स्टेटस ये क्या मतलब होता है? देखिए, विशेष दर्जा, कई राज्य जो होते हैं वो स्पेशल स्टेटस की मांग करते हैं, लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि स्पेशल स्टेटस होता क्या है। देखिए, जब कोई हमारे देश में कोई राज्य बनता है, ठीक है, तो अमूमन ये कहा जाता है, जैसे कि मान लीजिए गुजरात है या महाराष्ट्र है, बड़े स्टेट्स हैं, ठीक है, इनको कोई स्पेशल दर्जा नहीं दिया गया है। अब जैसे मान लीजिए कोई योजना आती है, अब योजना में सरकार ने बोला कि ऐसा है, हम एक नेशनल लेवल पे योजना चला रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि, और इसमें 50% जो होगा वो कंट्रीब्यूशन करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, 50% जो करेगा वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। मान लीजिए कोई आपका कोरोना वायरस के ऊपर ही कुछ चलाया गया, तो 50% पैसा सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, 50% हमारा स्टेट गवर्नमेंट करेगी। अच्छा, अब क्या कुछ स्टेट्स के लिए तो ठीक है, वो अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं, बहुत सारे तो नहीं कहूँगा, कुछ स्टेट ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इस बीच में क्या होता है कि कुछ स्टेट्स को हमने स्पेशल दर्जा दिया गया है। स्पेशल दर्जा उनको दिया गया है जो थोड़ा सा इकोनॉमिकली थोड़ा वीक हैं, या उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपने आप को सस्टेन करा पाएँ, अपने आप को मेनटेन कर सकें, अपने खर्चे निकाल सकें। कई स्टेट्स ऐसे हैं, जैसे कि आपका उत्तराखंड देख लीजिए, जम्मू कश्मीर देख लीजिए, ये नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट्स हैं, ठीक है। तो ये लोग डिमांड हमेशा करते रहते हैं कि हमें स्पेशल दर्जा दिया जाए। जब स्पेशल दर्जा दिया जाता है तो होता क्या है कि मान लीजिए कोई योजना आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई योजना आती है, और वो बोलते हैं कि बाकी स्टेट्स के लिए होता है कि 50-50% होता है या 75-25 होता है, लेकिन स्पेशल दर्जा वाले जो स्टेट होते हैं वहाँ पर 90 और 10 का होता है कि 90% जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट खर्चा करेगी और 10% जो है वो राज्य खर्चा करेगा। इसीलिए बहुत सारे स्टेट्स होते हैं वो बोलते हैं कि हम सस्टेनेबल नहीं हैं और हमें स्पेशल दर्जा दिया जाए, हमें स्पेशल अटेंशन दिया जाए, हमें स्पेशल पैकेज दिया जाए। आजकल बिहार की बात चल रही है, बिहार बोल रहा है कि हमें स्पेशल स्टेट की दर्जे की बात की है। इसीलिए जब भी स्टेट्स बनते हैं तो ये बात रखी जाती है कि स्टेट्स अपने आप को सस्टेन कराने की क्षमता रखता है। ऐसा तो नहीं कि जो स्टेट है वो अपने आप को सर्वाइव कराने की हिम्मत, उसके अंदर रिसोर्सेज ही नहीं है। इसीलिए स्टेट चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, लेकिन अगर आप वो सस्टेन नहीं करा पा रहे हैं तो वो स्टेट्स नहीं बनने चाहिए। अच्छा अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और भी है, इसमें एक स्पेशल स्टेटस की बात थी, ये तो मैंने आपको बता दिया। इसमें से एक आर्टिकल 351 आता है इसके अंदर। देखिए, आर्टिकल 370 तो हटा दिया गया है, जम्मू कश्मीर में के हिसाब से था, जम्मू कश्मीर को स्पेशल दर्जा दिया गया था आर्टिकल 370 के हिसाब से, लेकिन एक नॉर्थ ईस्ट के लिए आर्टिकल आता है, वो आर्टिकल 371 आता है, ठीक है। और 371 के ऊपर इसमें क्या था कि बहुत सारे स्टेट्स जैसे कि आसाम हो गया या मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, तो आर्टिकल 371 में उनको स्पेशल दर्जा दिया गया, जिससे उनको उनके जो भी कल्चर है, जो भी इनका वहाँ का एक सोसाइटी है या एक उनका जो वहाँ का एक सिस्टम है, उसको प्रोटेक्शन दिया जाए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का अपना ही एक
कहते हैं कल्चर है, अपना एक कहानी है, तो उसको मेंटेन करने के लिए आर्टिकल 371 दिया गया। तो जब ये आर्टिकल 370 हटाया गया जम्मू कश्मीर से, तो एक तरह से एक भय व्याप्त हुआ नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज़ में, स्टेट्स में, जिन्होंने बोला, उनको लगा कि ये हमसे भी हो सकता है स्पेशल स्टेटस हटा लिया जाए। तो मोदी जी ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। 370 की कहानी अलग थी, 371 की बात अलग है। 371 में, अच्छा ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पॉलिटी की बात करेंगे तो पॉलिटी में भी ये आपसे पूछ लेगा। इनफैक्ट ये IAS में सवाल आया हुआ है कि 371 के बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। 371 A B C D ये अलग अलग स्टेट्स से अलग अलग ये आर्टिकल्स हैं जो करता है। तो ये पॉलिटी में भी आप ढंग से पढ़ लीजिएगा। जैसे कि अनुच्छेद 331 में पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड, आसाम, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के विशेष राज्य का दर्जा देते हुए प्रावधान किया गया है। नागालैंड की सांस्कृतिक स्वायत्तता तथा मजबूत कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए 13वें, बहुत इंपॉर्टेंट, 13वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के माध्यम से अनुच्छेद 371 का को शामिल किया गया है। 371A, देखिए मैं ये बात कर रहा हूँ, 371 के बहुत सारे पार्ट हैं। 371 का जो A हिस्सा है वो नागालैंड को जाता है, ठीक है। तो उसमें 13वें संविधान संशोधन में हुआ था, तो याद रखिएगा 371A नागालैंड, और इस पर जोड़ा गया है 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। वहीं संविधान के 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के माध्यम से अनुच्छेद 371 खा को जोड़ा गया है। तो 371A से जोड़ा गया नागालैंड को, 371 खा से जोड़ा गया असम को, ठीक है। 371A से जोड़ा गया नागालैंड को, 371B से जोड़ा गया असम को। आर्टिकल 371 का कहता है कि संसद का कोई भी कानून या अधिनियम नागाओं की धार्मिक या सामाजिक परंपराओं, उनके प्रथागत कानूनों तथा भूमि स्वामित्व एवं हस्तांतरण तथा संसाधनों के न्यायोचित बंटवारे के संदर्भ में सिविल एवं आपराधिक न्याय से जुड़े फैसलों को पर लागू नहीं होगा। तो मतलब कह रहा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे कानून बना दे जो कि उनका जो ट्रेडिशनल कानून है उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सके, तो ये जो राइट्स हैं वो आर्टिकल 371A देता है नागालैंड को। क्योंकि नागालैंड जनजातीय इलाके हैं, वहाँ की प्रथाएं अलग हैं, वहाँ का सिस्टम अलग है, वहाँ के धार्मिक रीति रिवाज अलग हैं। तो एक तरह से ये सब चीज़ों का प्रोटेक्शन आर्टिकल 371A दे रहा है। आर्टिकल 371B जो दे रहा है वो आसाम को दे रहा है। इसी तरह से अनुच्छेद 371 छा की बात करते हैं, जो मिजोरम के संदर्भ में विशेष प्रावधान करता है कि समान प्रवृत्ति रखता है कि वहीं सिक्किम को संविधान संशोधन द्वारा 1975 में विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया तथा अनुच्छेद 371 चा में जोड़ा गया है। आपको पता ही है सिक्किम हमारा देश का हिस्सा नहीं था पहले, वो 1975 में बनता है, ठीक है। कौन से आर्टिकल से बनता है ये आपको पता करना है। लेकिन अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 371 चा की, तो सिक्किम को इस आर्टिकल के माध्यम से हिंदुस्तान में जोड़ा जाता है, ठीक है। मिजोरम पूर्व में असम राज्य का हिस्सा था, परंतु नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के आधार पर वर्ष 1972 में मिजोरम को अलग केंद्र शासित क्षेत्र का दर्जा दिया गया तथा 53वें संविधान संशोधन अधिनियम 1986 के माध्यम से अनुच्छेद 371 छा जोड़कर असम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया एवं 55 संविधान संशोधन अधिनियम आधार पर 371 जा जोड़कर इस राज्य के लिए विशेष प्रावधान दिया गया। कहने का मतलब है कि मिजोरम को 1986 में जोड़ा गया 371 छा के नाम से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद करनी है। आप बेहतर होगा कि जो संविधान की जो किताब होती है, ठीक है, अगर लक्ष्मीकांत नहीं है आपके पास तो आप इंटरनेट पर सर्च मार लीजिएगा, तो आर्टिकल 371 से जुड़े हुए ABCD जितने भी जुड़े हुए हैं सबको ढंग से पढ़ लीजिएगा, कौन कौन स्टेट से जुड़े हुए हैं वो, और कौन कौन से जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल्स हैं उनसे जुड़े गए हैं। तो ये सब आपको जानना जरूरी है। एग्जाम्स में ऑलरेडी ये सवाल पूछा जा चुका है, ये करंट अफेयर्स का नहीं है, ये पॉलिटिकल सवाल है। ये 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस हुआ 107वां इंडियन साइंस कांग्रेस जो हुआ वो इस बार बेंगलोर में हुआ, कर्नाटक बेंगलोर में हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज में हुआ, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज में ये 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस किया गया। यहाँ पर डिस्कशन किया था और ये थीम रखी गई कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, कि रूरल डेवलपमेंट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या योगदान हो सकता है। ये इंडिया की सबसे बड़ी साइंस कांग्रेस है, सभी लोग बड़े बड़े साइंस ज्ञान इसमें आते हैं, डिस्कस करते हैं। उद्देश्य तथा आयोजन का मुख्य उद्देश्य विज्ञान संबंधी अभिनव कार्यों एवं अनुसंधान पर गहन विचार विमर्श करने के लिए विश्व भर के विज्ञान समुदाय को जुड़ करना, ठीक है। तो ना सिर्फ इंडिया के लोग, बाहर के लोग भी आते हैं और डिस्कस करते हैं काफ़ी इसमें साइंस के ऊपर जो लेटेस्ट रिसर्च हुई है, जो भी काम किया जा रहा है उस पर एक नज़र रखी जाती है इसके अंदर। ये 107 पूछा क्या जाता है कि 107वीं कहाँ हुई है, तो बेंगलोर में हुआ, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज में हुआ,
थीम जो रखी गई है उसकी रखी गई साइंस टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट, ये थीम रखी गई है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 106 की, तो 106 जो है वो जलंधर लवली यूनिवर्सिटी में हुआ था। जलंधर का लवली यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर 106 इंडियन साइंस कांग्रेस हुई थी। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। एक महिला विज्ञान कांग्रेस है, उसमें महिला विज्ञान कांग्रेस का उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं को अपनी अपनी उपलब्धियों को दर्शाने एवं अनुभवों को साझा करने के लिए एकल प्लेटफॉर्म मुहैया कराना है। ठीक, अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश के युवाओं के लिए आदर्श वाक्य दिया गया। इस बीच में एक आदर्श वाक्य मोदी जी बहुत आजकल आदर्श वाक्य देते हैं जो एग्ज़ाम के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक है इनोवेट, पेटेंट, प्रोड्यूसर एंड प्रॉस्पर। ठीक, इनोवेट मीन्स नया, पेटेंट मतलब कि अपना जो पेटेंट राइट कर लेते हैं कि हमारा ये एक अधिकार है, प्रोड्यूसर यानी कि जो उत्पादन करता है, और जो प्रॉस्पर यानी कि हम समृद्ध हो जाते हैं। तो इसके लिए मोदी जी ने एक वाक्य दिया था। राष्ट्रीय स्वच्छता रैंकिंग ये जारी की गई है 31 दिसंबर 2019 के लिए। इसमें पहली और दूसरी तिमाही के लिए रिजल्ट इसमें लाए गए हैं। इसमें रैंकिंग को अलग अलग, एक पहली जो तिमाही थी वो अप्रैल से जून की है, दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर अक्टूबर के बीच में रखी गई है। ठीक है, 2 रैंकिंग आई हैं इसके अंदर, ध्यान देने वाली बात है। इंपॉर्टेंट क्या है, 10 लाख की आबादी वाले शीर्ष स्थान, तो तिमाही पहली तिमाही जो अप्रैल से लेकर आपका जून तक थी, उसमें जो फर्स्ट रैंक आया वो मध्य प्रदेश का इंदौर आया है। ठीक है, सेकंड आया है भोपाल और तीसरा आया है गुजरात का सूरत। अगर दूसरी तिमाही की बात करते हैं तो फर्स्ट आया उसका मध्य प्रदेश का इंदौर नंबर 1 रह रहा है, दूसरा गुजरात का राजकोट आया और तीसरा महाराष्ट्र की नवी मुंबई आई है। ठीक है, तो पहली तिमाही में पूछा जा रहा है कि दूसरी तिमाही के बारे में पूछ रहा है, ये आपको क्वेश्चन के ढंग से देखना पड़ेगा कोई क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो कम से कम ये 3, वैसे तो देखिए 10-10, 15 था इसके अंदर, मैंने छाट के इसमें 3 निकाले हैं इसके अंदर कि टॉप 3 निकाले इसके अंदर से। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जो इंदौर है वो तो फिक्स सही है, बाकी थोड़ा बहुत चेंज हुआ वो देख लीजिएगा। लोकपाल के समक्ष शिकायत दर्ज कराने हेतु नियम और प्रारूप। लोकपाल कौन होता है? देखिए, अब सरकारी आदमी कोई काम कर रहा है या कोई नेता है, मिनिस्टर है, अब आपको लगता है कि उसने कुछ करप्शन किया, उसने कुछ गड़बड़ की है, तो आप किसके पास जाओगे? तो उन जैसे लोगों को जो कि पब्लिक पोजीशन पे हैं, उनके लिए आप लोकपाल बनाया गया है और उनको आप वहाँ पे शिकायत कर सकते हैं। जो अन्ना हजारे का मूवमेंट हुआ था जन लोकपाल के लिए, वो यही मूवमेंट हुआ था कि भाई अगर मान लो आपको किसी नेता MP MLA के खिलाफ करना है तो आपको कोई एक एजेंसी तो होनी चाहिए ना जिसके पास जाओगे, और एजेंसी ऐसी होनी चाहिए जिस पे भरोसा कर सकें, सो कॉल्ड भरोसा कर सकें आप। ठीक है, जो सरकार के अंडर में ना हो, एक थोड़ी इंडिपेंडेंस रखती हो। तो ये चीज़ें ध्यान देने वाली बात होती हैं। इसमें कुछ बात बोला गया कि अगर भाई शिकायत करनी होगी तो आपको अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा, अपना जो आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी अपना। ठीक है, और अगर आप कोई एलिगेशन लगाते हैं तो आप गलत एलिगेशन नहीं लगा सकते, आपको उसमें प्रूफ करना पड़ेगा। अगर आप प्रूफ नहीं कर पाते हो तो फिर आपके खिलाफ इसमें कार्रवाई हो जाती है। तो ये सब चीज़ें कुछ इसके अंदर हुई हैं। आप जो किताब लेंगे तो पढ़ लीजिएगा इसके अंदर, इसमें बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन हाँ, ये है कि यदि कोई शिकायत प्रधानमंत्री के विरुद्ध दर्ज कराई जाती है तो ऐसी शिकायत का फैसला संपूर्ण लोकपाल पीठ, जितने भी सदस्य होंगे, द्वारा प्रवेश चरण पर किया जाएगा। यदि ऐसी शिकायत को लोकपाल पीठ द्वारा खारिज कर दिया जाता है तो इस स्थिति में लोकपाल पीठ को कोई स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए कि मोदी जी के खिलाफ कोई करता है तो लोकपाल के जितने भी सदस्य हैं वो ये डिसाइड करेंगे कि ये पहले इस एप्लीकेशन पे कार्रवाई करने योग्य है या नहीं है। अगर पहली बार में रिजेक्ट कर देते हैं तो उनको स्पष्टीकरण देने की ज़रूरत नहीं है। ये ठीक है। अब ये सब चीज़ें कुछ ऐसे दोस्तों होती हैं जो थोड़ा गड़बड़ करती हैं। ठीक है, कि आप जो बंदा शिकायत कर रहा है आप उसकी आइडेंटिटी कर रहे हो तो इससे रिस्क होता है। तो विसल ब्लोअर का जो फंडा होता है कि भाई किसी ने किसी बड़े नेता के खिलाफ कुछ बात बोला तो उसको अपना खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस लोकपाल वाले जो ये चेंजेस किए गए इसमें ये बहुत बड़ा मसला है। लोग बाहर आने से कतराएंगे, लोग किसी बड़े आदमी के खिलाफ एलिगेशंस लगाने से घबराएंगे। ये जो कानून बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था कि लोग घबराएं नहीं, लोग निसंकोच होकर अपनी बात कह सकें। अब बंदे की आइडेंटिटी ही प्रूफ कर दे रहे हो आप उसको, तो क्या कर पाओगे इसमें? तो ये चीज़ थोड़ी समस्या है। ये मेंस का हिस्सा है, बाद में मेंस में बात कर लेंगे इसके अंदर हम। ठीक है,
जो लोकपाल है वो असल में ओम्बड्समैन एक कॉन्सेप्ट था, जो हमारे स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गई कंट्रीज़ होती हैं, जिसको हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ बोलते हैं। वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट पहली बार 1809 में स्टार्ट किया गया था। इंडिया में थोड़ा लेट आया है। आप जानते हैं इंडिया में जब नेताओं के ऊपर जब एक एजेंसी बिठाने की बात आई तो ये बहुत ज़्यादा इसको स्ट्रगल करना पड़ा, तब जाके ऐसी एजेंसी बैठ पाई है। नहीं तो कोई नेता नहीं चाहता कि उसके ऊपर कोई ऐसी एजेंसी बैठ जाए जो इसके खिलाफ कार्रवाई कर सके। ठीक है, बात करते हैं तबलीगी जमात की। बात करें दोस्तों, तबलीगी जमात के ऊपर बड़ा एलिगेशन आया कि भाई इन्होंने मीटिंग की, उसके बाद कोरोना वायरस हिंदुस्तान में बहुत सारा फैला, क्योंकि जो लोग इस मीटिंग को करने आए थे, अटेंड करने आए थे, वो लोग इन्फेक्टेड थे। और जब ये इनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई और ये लोग फिर इंडिया के अलग अलग जगह पे गए, वहाँ पर ये कोरोना वायरस उन्होंने फैला दिया। तो काफ़ी विवाद हुआ था, उस विवाद में नहीं जाएंगे। हम थोड़ा सा इसको समझेंगे तबलीगी जमात होता क्या है। देखिए, तबलीगी जमात ऐसा है कि ऐसे लोगों को ये लोग करते हैं कि तबलीगी जमात पे यहाँ पे एक मीटिंग होती है और जो प्रचारक होता है, जो प्रचार करता है, इस्लाम का प्रचार करता है, इस्लाम की टीचिंग्स का प्रचार करता है, तो उनको वो सिखाते हैं, वो दुनिया भर में अलग अलग हिस्से में जगह जाकर इस्लाम के बारे में प्रचार करते हैं और लोगों को कन्विंस करते हैं कि भैया देखो ऐसा है कि जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे, जिस तरह से वो रहते थे उस तरह से आपको भी रहना है, जिस सिंपलिसिटी से वो रहते थे वैसे आपको रहना है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं कि जो पैंट पहनते थे तो वो एंकल तक, टखने तक नहीं होती थी, टखने से ऊपर होती थी, तो वैसा पहनना चाहिए। दूसरी बात है जो मूछें नहीं होनी चाहिए, दाढ़ी हो सकती है। तो ये जो टीचिंग्स है वो मुसलमानों को सिखाते हैं। तो इसी का एक तबलीगी जमात एक यही सब काम करता है वो। ठीक है, ये 1926 के आसपास स्टार्ट हुआ था। उसी समय 1925 में RSS भी स्टार्ट हुई थी। ये RSS हिंदू वाला संगठन है, तबलीगी जमात मुसलमानों की ऑर्गेनाइजेशन है। ये दोनों का काम है अपने अपने धर्म के लोगों को प्रचार करना। ठीक है, और वहीं पर गड़बड़ हो जाती है। मैं थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हूँ, लेकिन गड़बड़ वहीं होती है। हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे फिलहाल कि जब रिवाइवलिस्ट ग्रुप बने, शुद्धि मूवमेंट जैसा जब आया, तो इसने ही ने हिंदू मुसलमानों के बीच में एक गड़बड़ कर दी, एक जो डिफरेंसेस पैदा किए। आप हिस्ट्री को जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो करेंगे, डिस्कस कर लेंगे, अभी डिस्कस करने का समय नहीं है। कि जब ये बोला गया कि जो कन्वर्ट मुसलमान हुए, वो जो हिंदू कन्वर्ट होकर मुसलमान बने और दोबारा मुसलमान से हिंदू बनाने की जो मूवमेंट चला, शुद्धि मूवमेंट से कहते हैं, उसने बहुत बड़ा डिफरेंसेस चला। और इसी कारण से कुछ ऐसे तत्वों को मौका लग गया मुसलमानों को कांग्रेस से अलग करने का, उस सो कॉल्ड जो फ्रीडम मूवमेंट से अलग करने का, जो थोड़ा सा नाराज़ थे इन सब मूवमेंट से। यही कारण था कि बहुत सारा कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ मुसलमानों का। वैसे बहुत लोगों ने मुस्लिम से किया, लेकिन बहुत सारे लोग मुस्लिम लीग से भी जुड़े और बाद में अंत में ये देश का विभाजन भी हुआ। तो विभाजन भले 1947 में हुआ, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है ना, वो पिछले 30, 40, 50 साल से चल रही थी, तभी ये सब घटना घटी है। खैर, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C बनाया जा रहा है और इसमें इसका उद्घाटन हुआ है। और इसमें I4C की स्थापना की योजना को व्यापक और समावित तरीके से सभी प्रकार के साइबर अपराधों को निपटने की बात की है कि भाई हर तरह के साइबर क्राइम्स को। और ये जो है पॉइंट, ये मेंस में आपको है, GS3 का हिस्सा है ये इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ठीक है, और इसमें जितने भी गड़बड़ चीज़ें होती हैं, बाकी इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं? नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिस्ट यूनिट, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, प्लेटफॉर्म फॉर द जॉइंट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम, नेशनल साइबर क्राइम फॉरेंसिक लेबोरेटरी इकोसिस्टम, नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर, साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट, नेशनल साइबर रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर। ये अलग अलग होती हैं और इनका काम होता है कि जितने भी मसले हैं साइबर क्राइम को लेकर, जैसे हैकिंग हो गया, चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गया, साइबर स्टॉकिंग हो गया, सॉफ्टवेयर पायरेसी हो गया, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो गया, फिशिंग आदि का जो होता है, उन सब के ऊपर रिपोर्ट वो लेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। साइबर क्राइम में एक अपने आप में बहुत बड़ा मसला है। एग्जाम्स की अगर बात करते हैं तो एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल जाएगा मेंस में, 100% है, क्योंकि कोर्स का हिस्सा है ये। सबरीमाला एपिसोड दोस्तों, हाल में सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने सबरीमाला मंदिर प्रकरण समेत 3 अन्य लंबित मामलों की सुनवाई सुनिश्चित करने हेतु 7 जजों के एक पैनल बनाया गया है। सबरीमाला जो केरल में है, भगवान अयप्पा का मंदिर है, और वहाँ पर मसला ये था कि 14 साल से लेकर 55 साल तक की लड़कियाँ, फीमेल औरतें, बच्चे, जो लड़कियाँ होती हैं, छोटी लड़कियाँ 14 साल से लेकर 55 साल तक की औरतें नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान अयप्पा है वो ब्रह्मचारी थे, और जो ये औरतें हैं ये लोग वहाँ नहीं जा सकती। हाँ, 14 साल से कम है तो बच्चा जा सकता है, और 55 साल से ज़्यादा की औरत है तो वो भी जा सकती है। इसको लेकर आज इक्वालिटी की बात होती है, मूवमेंट स्टार्ट हुआ और बोला गया कि ये एक तरह से भेदभाव है औरतों के साथ।
जो हिंदू जो फंडामेंटलिस्ट थे या जो इस बात को डिफेंड करते हैं कि जो है वो सही है, उन्होंने एक बात कही थी कि देखिए अयप्पा स्वामी का जो मंदिर है वो ये बोलता है कि वो ब्रह्मचर्य थे संन्यास से जाने से पहले का हमारे हिंदू धर्म में होता है ना 4 आश्रम होते हैं। पहला होता है ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास। तो संन्यास में जाने से पहले का एक तरह से ट्रेनिंग के रूप में रखा गया था और कहा गया था कि बिल्कुल डिटैचमेंट होगा फैमिली से, फीमेल लोगों से। एक ये कॉन्सेप्ट था। अब आई डोंट नो कि सही है गलत है सही क्या है ये, लेकिन कहीं मैंने डिबेट में सुना था, तो ये मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि अयप्पा मंदिर के इसलिए कि वो एक तरह से आदमी आता था, 15-20 दिन रुकता था वहाँ पर और अपने आप को चेक करता था कि वो संन्यास लेने की स्थिति में है या नहीं है, क्या वो इतना तैयार हो चुका कि नहीं हो चुका। तभी ये भगवान अयप्पा का मंदिर बना। लेकिन जब मॉडर्न एरा आता है तो मॉडर्न एरा में बात आई कि इक्वालिटी की बात आई, जैसे कि मुंबई का शनि सिंगरामन मंदिर हो गया या हाजी अली की दरगाह हो गई, वहाँ पर औरतों को घुसने नहीं दिया जाता है। तो ये सब जो मसले हैं, ये धर्म और इक्वालिटी दोनों आपस में जब टकराते हैं तब मसले हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी बहुत डिस्कस, क्योंकि इसमें तो खैर ज़्यादा नहीं दिया है, ये तो आपका करंट अफेयर्स का ये तो थोड़ा बहुत समझा देते हैं। तो जो मसले हैं वो असल में आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 का उल्लंघन की बात करता है। तो अगर पूछा जाए कि सबरीमाला केस है वो कौन से आर्टिकल को कवर कर रहा है, तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 ये 2 आर्टिकल्स हैं जिसको ये कवर कर रहा है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा याद कर लीजिएगा। बाकी आज पार्ट 2 ख़त्म हो गया है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आ गया होगा पढ़ के। बाकी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिख दीजिएगा। धन्यवाद।